and safe at your home. And I want to request you, please subscribe my channel and like my video. If you like my video, please press the bell icon that is given below. And now today we will start the next topic, that is 3.3 and 3.3.1. And today's the content is general gas equation and ideal gas constant. Today's topic is very important according to exam point of view, so please watch the full video, don't skip, and take the full lecture, because the very important question that I will discuss in tomorrow's video. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the topic. Okay, now we will solve the जनरल गैस इक्वेशन. अब जनरल गैस इक्वेशन का एक और नेम है जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं. इसके आपने जितने भी नेम है वो आपने राइट कर लेने हैं. आप अपनी बुक ओपन करें और राइट करना स्टार्ट करें. इसे हम बोलते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन. ओके, तो ये सारे नेम इसी इक्वेशन के ही हैं, तो आपने ये लिख लेने हैं ताकि कोई भी एग्जाम में आ जाए तो आप मिस्टेक ना करें. इसमें हमारे पास सारे लॉज जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं, उनको कंपाइल किया गया है और उनका एक जो है वो इक्वेशन बनाई है. तो अब सबसे पहले हमारे कुछ प्रीवियस टॉपिक्स भी हैं जो कि हम आज साथ में रिवाइज भी हो जाएंगे. तो सबसे पहला है बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, कि जितना हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं प्रेशर उतना ही जो है वो डिक्रीज होगा. यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रेशर जितना कम होगा वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा. तो एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब आपके पास N और T कांस्टेंट हो. इज इट क्लियर? अगर किसी को बॉयल्स लॉ नहीं आता तो वो मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं वीडियो डाल दूंगी, आप उसको क्लिक करें और बॉयल्स लॉ जो है वो देख लें. इसके बाद है चार्ल्स लॉ, जो कि हमने बड़ा ही मजे करके पढ़ा था. चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज होता जाएगा जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होंगे. थर्ड हमारे पास लॉ जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं किया, हम एक तरतीब से चैप्टर के चल रहे हैं, तो ये आगे दिया गया है, तो मैं जब आगे आएगा तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी. द नेक्स्ट लॉ इज एवोगाड्रोस लॉ. बस आपने अभी यही याद रखना है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है. तो अब हम इन सब को कंपाइल करके लिख लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे देखिए सबके V आ रहा है, तो हम इसको एक लिख सकते हैं ना. तो हम कहेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब जो ऊपर हैं, जो डायरेक्टली है उनको ऊपर लिख देंगे, जो इनवर्सली है उसे नीचे लिख देंगे. तो डायरेक्टली कौन है, N और T, तो हम यहाँ पे NT लिख देंगे. और इनवर्सली कौन है, प्रेशर, उसे हम P नीचे लिख देंगे. जब हम इसको खत्म करेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एंड दैट्स कांस्टेंट इज वो लगा देंगे R. V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई NT ओवर P. द कांस्टेंट इज R, जिसे हम जनरल गैस कांस्टेंट बोलते हैं. अब हमने इसको रीअरेंज करना है. देखिए यहाँ पे V है, इस P को हम इधर ले जाएंगे, तो PV यहाँ पे क्या बचेगा, nRT. PV इज इक्वल टू nRT. ये आपने रट्टा लगा लेना है अच्छे से. इसी इक्वेशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत आगे यूज किया जाता है इसे. तो जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT. यानी कि अब हमें ये जनरल गैस इक्वेशन कहती क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम is equal to the number of molecules and absolute temperature and gas, general gas constant के ये इक्वल होती है. अब हम इस इक्वेशन से तीनों लॉज दोबारा ड्राइव भी कर सकते हैं, यानी कि तीनों लॉज से हमने इसको बनाया था, हम दोबारा इसका इन्वर्स भी जा सकते हैं. तो अब हम चलते हैं इसको किस तरह से करेंगे. सबसे पहले है PV इज इक्वल टू nRT. तो हमें पता है कि बॉयल्स लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, N और T. ये N और T कांस्टेंट हो गए, तो PV इज R भी एक कांस्टेंट ही है, तो पूरा ये तीनों फैक्टर कांस्टेंट है. इसे हम न्यू कांस्टेंट K के इक्वल कर लेंगे. तो ये क्या आ गया, PV इज इक्वल टू K. तो बॉयल्स लॉ यही कहता था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. तो बॉयल्स लॉ निकल आया. नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ चलते हैं कि अब हमने वॉल्यूम क्योंकि
ठीक है, जो हमने फर्स्ट पे की थी RNT ओवर P। अब हमें पता है कि चार्ल्स लॉ कहता है कि प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट होते हैं, तो N और P कांस्टेंट, R वैसे ही कांस्टेंट था, तो इसकी जगह पे हमने एक कांस्टेंट K लगा दिया एंड V इज इक्वल टू KT। तो हमने यही पढ़ा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और अगर हम उसको इक्वल करें तो V इज इक्वल टू KT आ जाता है। अब हम चलते हैं जी एवोगाड्रोस लॉ की तरफ। एवोगाड्रोस लॉ अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ये P और ये T कांस्टेंट, R वैसे ही कांस्टेंट है तो उसको K के इक्वल सबको कर लिया, तो V इज इक्वल टू KN। तो यही है हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, और V इज इक्वल टू KN आ जाएगा। अब हम चलते हैं, अगर आपके पास गैस जो है वो सिर्फ 1 मोल हो तो फिर हम N की जगह पे क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो PV इज इक्वल टू RT। अगर आपने R निकालना है तो PV ओवर T आ जाएगा। तो ये एक रेशो है जो कि R जो है वो मोलर गैस कांस्टेंट जो है वो कहलाता है। PV ओवर R, अगर आप दो गैसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो P1 V1 ओवर T1, P2 V2 ओवर T2। लेफ्ट राइट साइड जो है वो इक्वल है तो हम कहेंगे लेफ्ट भी इक्वल होंगे, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये भी हमारे पास फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेंगे, आगे हम बहुत यूज करते हैं। और आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो है आइडियल गैस कांस्टेंट के यूनिट्स। ये तो समझे ना, पेपर में आए ही होते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, समटाइम 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके आपने ध्यान रखना है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस कंडीशन में हम कौन सी वैल्यू लगाते हैं और कितना आपने लिखना है जो कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसके डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स को। अब कुछ प्रीवियस टॉपिक स्किप थे तो फिर वो मैं थोड़ा सा बता दूंगी यहाँ पे कि आइडियल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हम पहले कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, STP आर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अपनी बुक्स पे राइट कर लें इसे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है, जो स्टैंडर्ड हम मानते हैं प्रेशर को वो 1 atm होता है, और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर अगर हम उसे 273.16 केल्विन भी कंसीडर करते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और 273.16 केल्विन टेम्परेचर जो है वो हमारा स्टैंडर्ड है। और वॉल्यूम जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है वो स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक था हमारा मोलर वॉल्यूम, तो वहां पे हमने देखा था कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब के जो है वो इक्वल होता है मोलर वॉल्यूम। अब हमने R की वैल्यू निकालनी है PV ओवर NT। अब प्रेशर हम कौन सा लेंगे, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हम STP कंडीशंस पे ले रहे हैं 1 atm। वॉल्यूम मैंने बताया आपको 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N का यूनिट होता है मोल, तो 1 मोल आ गया। टेम्परेचर 273.16 केल्विन आ गया। अब हमने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, और देखिए इतना लंबा सारा यूनिट है, ये आपने याद भी करना है क्योंकि ये एग्जाम में आएगा और हमने आगे फॉर्मूले में भी यूज करना है। ठीक है, R इज इक्वल टू 0.0821 atm dm3 पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये आपने इसको अच्छे से रट्टा लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन अब किस तरह से आएगा, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे राइट डाउन द यूनिट ऑफ R एट STP कंडीशंस। ठीक है, ये शॉर्ट भी आएगा लॉन्ग भी आएगा। अभी ये वाला जो बताया है ये शॉर्ट है, अब आगे बताऊंगी लॉन्ग किस तरह से आएगा। अब वो कहते हैं कि जब आप प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में लोगे तब हमें वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। ठीक है, जब आपके पास सपोज आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास जो प्रेशर है वो आपको गिवन है एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, तो हम R की वैल्यू जो है वो 0.0821 atm dm3 पर मोल पर केल्विन यूज करेंगे। अगर हमारे पास फिजिकली मीनिंग इसका वैल्यू का क्या होगा, इफ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 273.16 Kelvin and 1 atmospheric pressure,
and its temperature is increased by 1 Kelvin, then it will absorb 0.0821 atm dm3 of energy। तो ठीक है, इसकी समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास इतनी गैस हो, 22.414 गैस हो, टेम्परेचर 273 हो, 1 केल्विन हमने इंक्रीज करें तो 821 और एनर्जी हमें देना पड़ेगी। अब हम यूनिवर्सल पैरामीटर में देख लेते हैं, वहाँ पे हम वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं और प्रेशर जो है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी या टॉर में यूज़ किया जाता है। तो फिर हमें आर के यूनिट्स दोबारा निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके यूनिट्स की तरफ, आर के। अब 0.0821 एटीएम DM3 पर मोल पर केल्विन, यहाँ पे हमें पता है कि 1 एटीएम किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आपको यूनिट्स जो है वो डिस्प्ले किए हैं, आपने ये नोट कर लेने हैं किस किस के इक्वल है। हम यहाँ से फर्स्ट वाले जो है ना वो सिर्फ 4 वाले यूज़ करेंगे, बार और मिली बार जो है ना वो बहुत लेस हम यूज़ करेंगे, वो बस चैप्टर के स्टार्ट में था, वो स्किप टॉपिक था। अब 1 एटीएम जो है वो इक्वल होता है मिलीमीटर में, अगर मरकरी में लेंगे तो वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। 1 एटीएम 760 टॉर के इक्वल होता है और 1 एटीएम 101.325 भी ले लेते हैं, 326 भी ले लेते हैं, पास्कल के इक्वल होता है। और अगर हम इसे किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1000 से तो आंसर इज 101.326। ठीक है, अगर आपने बार में लेना है तो 1.01325 बार, और अगर मिली बार में लेना है तो 1013.25 होगा। तो ये वाले आपने ये सारे यूनिट जो है, ये छोटा सा ये चार्ट बनाना है, अपनी बुक पे पेस्ट कर लें, इसे बना लें, साइड पे बना लें, ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किसके, अब यहाँ पे हमने कहा कि 1 एटीएम किसके इक्वल था, 760 टॉर के या मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.0821 मल्टीप्लाई विथ 760, द आंसर इज 624। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर केल्विन पर मोल। अब हमें पता है कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी 1 टॉर के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे टॉर भी पुट कर सकते हैं वैल्यू के अंदर। सॉरी, यहाँ पे पॉइंट है, मैंने 624 बोले, 62.4। अब 62.4 यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टॉर इक्वल ही होते हैं, तो हम उसकी यूनिट जगह पे यूनिट जो है वो टॉर कर देंगे, 62.4 डेसीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। अब हमने क्या करना है, इस डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। जब हम डेसी से सेंटी की तरफ आ रहे हैं तो छोटे यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 1000 के साथ 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई करके आ गया 62400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। अब थर्ड जो आपसे वो पूछेंगे वो है एसआई यूनिट्स में। तो आपने जब लॉन्ग में आए तो ये तीनों लिखने हैं, शॉर्ट में आए तो एक तो एसटीपी पे पूछते हैं या एसआई पे पूछ लेते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके यूनिट की तरफ। एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में हम क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो 760 टॉर के इक्वल है, जो कि 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। और मीटर क्यूब को हमें डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटीएम को हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमने छोटी सी कन्वर्जन कर दी, डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे हम तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 0.022414 डेसीमीटर क्यूब। इसको हमने 1000 से डिवाइड किया। अब हमने करना है 1 एटीएम को उसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, और एन हमारे पास 1 है और टेम्परेचर 273.16 वही रहेगा। अब हमने क्या किया, आर इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, वैल्यूज पुट की 101.325 मल्टीप्लाई विद 0.0224 divided by 1 mole multiplied with 273.16 Kelvin. The answer is 8.3143 Newton meter per Kelvin per mole, and
अब हमें पता है कि 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के इक्वल है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं 1 kg मास के ऊपर, तो उसकी जो एनर्जी है वो 1 जूल कहलाती है। अब हमें पता है कि 1 कैलोरीज के अंदर 4.18 जूल होते हैं। हमने इसको पहले जूल के इक्वलेंट कर लिया जूल। अब हमने इसको क्या करना है, चेंज कर लेना। 8.3143 डिवाइड करेंगे 4.18 के साथ, क्योंकि हम इसको कैलोरीज में चेंज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1.989 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। आप एग्जाम में यहाँ तक कर दें तो भी ठीक है, अगर आप कैलोरीज में निकाल के कर दें तो वो भी ठीक है। आपने यहाँ तक कर देना है, वो भी इनफ होगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जब आपके पास प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, तब हम आर की वैल्यू जो है वो 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल जो है वो पुट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए करें। ये आपकी हमारे लिए मोटिवेशनल फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है कि हाँ जी आपको कितनी समझ में आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।